हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। चैप्टर अच्छा चल रहा है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना, काफ़ी कुछ पढ़ लिया है। अब एंडिंग के लेक्चर्स ही बाकी है, बहुत जल्दी अपना चैप्टर जो है वो कंप्लीट होने वाला है। आज क्या पढ़ेंगे? आज हम डिस्कस करेंगे डी ब्रोगली, आज हम डिस्कस करेंगे हिजेनबर्ग, है ना। डी ब्रोगली ड्यूअल नेचर, डी ब्रोगली का पदार्थ की द्वैत प्रकृति का सिद्धांत, और उसके बाद हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत। ठीक है, तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो बच्चे, डी ब्रोगली आते ही बोहर के अकॉर्डिंग, बोहर ने अपना मॉडल दिया था ना, तो बोहर ने कहा था कि नहीं, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल नेचर है। वह आते ही डी ब्रोगली जो उसका विरोध कर देता है कि नहीं, अगर आप इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल ही मानते चले गए, कणीय प्रकृति मानते चले गए, तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो एटम के बारे में वो आप एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, समझा नहीं पाएंगे। डी ब्रोगली का मानना है कि भाई पदार्थ की द्वैत प्रकृति है ना। हम प्रकाश को आज तक तरंग मानते आए थे, फिर प्लैंक क्वांटम थियरी पढ़ी तो हमने कहा नहीं, एक क्वांटा एक फोटोन है ना। तो प्रकाश की द्वैत प्रकृति हमने एक्सेप्ट कर ली थी कि भाई कणीय प्रकृति और तरंग प्रकृति। डी ब्रोगली का मानना है कि अति सूक्ष्म पिंड जो है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स जो है, लाइक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पे तो मान ही लो, है ना, इनकी भी डबल नेचर है, ड्यूअल नेचर है। ठीक है, इसे डी ब्रोगली का द्वैत प्रकृति सिद्धांत कहा जाता है। और उसने कणीय प्रकृति और तरंग प्रकृति, मतलब इलेक्ट्रॉन कण भी है और इलेक्ट्रॉन तरंग भी है, इनके बीच में रिलेशन भी बता दिया। कैसे? तो फटाफट डिस्कस करते। तो 1924 में वैज्ञानिक डी ब्रोगली ने आपको बताया कि जिस तरह से लाइट की डबल नेचर होती है, प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है, उसी तरह से बहुत छोटे पदार्थ है ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इन पर अप्लाई होता है। लगाई तो उसे सब पे कि सब पे ना द्वैत प्रकृति होती है, लेकिन किसी में इतनी छोटी होती है तरंग प्रकृति कि हम इमेजिन नहीं कर पाते, देख नहीं पाते, है ना। जैसे डी ब्रोगली लगाऊंगी तो आप कहोगे कि भाई हमारी, है ना, ह्यूमन बॉडी, आप कण हो कि तरंग, तो डी ब्रोगली कहता है कोई भी बॉडी है ना, उसकी दो नेचर है, कण भी है तरंग भी है। ठीक है, लेकिन हम अपने ऊपर अप्लाई करेंगे तो तरंग प्रकृति इतनी छोटी आएगी कि फिर वो कंसिडर ही नहीं होगी, नेग्लिजिबल मान लेते हैं। इसलिए फिर हम अपने आप को कणीय ही समझते हैं, है ना। बड़े ऑब्जेक्ट आपको कण लगते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इनमें तरंगें भी बड़ी आती है, तो आपको इनको तरंग कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, तो डी ब्रोगली का मानना है कि भाई जैसे लाइट की डबल नेचर है, सिमिलरली इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की भी द्वैत प्रकृति है, ड्यूअल नेचर है, कणीय प्रकृति भी है और तरंग प्रकृति भी है। और उसने क्या किया, इन दोनों के बीच में रिलेशन दे दिया। तो उसने कणीय प्रकृति और तरंग प्रकृति के मध्य संबंध स्थापित किया, जिसे डी ब्रोगली रिलेशन, डी ब्रोगली संबंध कहते हैं। अब डी ब्रोगली क्या कहता है कि देखो, अगर मैं प्रकाश की बात करूं, अगर हम लाइट की बात करें, लाइट की बात कर लेते हैं, तो हम कहेंगे प्रकाश की तो डबल नेचर होती है ना। लाइट की क्या होती है? द्वैत प्रकृति, डबल नेचर। ठीक है, कौन सी? तो हम कहेंगे देखो, लाइट को तो तुम कण भी मान सकते हो, लाइट को तुम तरंग भी मान सकते हो। ठीक है, तो अगर प्रकाश की कणीय प्रकृति है ना, या फिर प्रकाश की क्या है, तो हम कहेंगे तरंग प्रकृति भी हो सकती। ठीक है, तो भाई अगर तुमने प्रकाश को कण मान लिया तो एनर्जी, है ना, E इक्वल्स टू क्या था, आइंस्टीन का फॉर्मूला सही बैठेगा क्या, E इक्वल्स टू mc²। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध, तो द्रव्यमान तो कण का होता है। ठीक है, तो कणीय प्रकृति में मैंने आइंस्टाइन का फॉर्मूला लगा दिया। और तरंग प्रकृति, तो भी तरंग होगा तो तरंग दैर्घ्य होगा लैम्डा, तो तरंग प्रकृति के लिए मैंने फॉर्मूला लगा दिया hc/λ। अगर तुम प्रकाश को कण मानते हो तो mc², और अगर तुम तरंग मानते हो तो hc/λ। तो चीज़ तो एक ही है ना, ऊर्जा तो बराबर रहेगी। अब प्रकृति आप अलग अलग कंसिडर कर रहे हो, लेकिन अगर किसी कण की या किसी तरंग की जो ऊर्जा है वो तो कांस्टेंट रहेगी। तो हम कहेंगे ठीक है, इन दोनों को बराबर कर देते हैं। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को इक्वेट कर देते। तो हम कह रहे हैं देखो, E बराबर mc², कणीय प्रकृति साबित कर रहा है, E बराबर hc/λ क्या कर रहा है, तो हम कहेंगे तरंग प्रकृति को साबित कर रहा है, बराबर कर देते हैं, तो दोनों एनर्जी। तो हम कहेंगे ठीक है, mc² इक्वल्स टू hc/λ। कणीय प्रकृति है तो ये ऊर्जा है, तरंग प्रकृति है तो ये ऊर्जा है। नाउ C कैंसिल कर दो, तो तुम कहोगे m इंटू सी जो है दैट इज h/λ। ओके, लेकिन अब हम बात किसकी कर रहे हैं,
हम बात प्रकाश की तो नहीं कर रहे हैं, आपने तो प्रकाश की दोनों ऊर्जाएं बराबर कर दी। तो हम कहेंगे अगर हम कण की बात कर रहे हैं, है ना, तो कण कोई प्रकाश के वेग से तो नहीं चलेगा। तो आप सी हटा के कण का नॉर्मल जो वेग होता है वो चल लो, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इनका खुद का कोई स्पीड होगा वो चल लो। तो हम कहेंगे ठीक है। तो हमने क्या किया, कण के लिए, है ना, कण के लिए सी हटा के उसकी जगह वी लिख देते हैं। कण के लिए सी को वी से रिप्लेस कर दिया, है ना, सी को वी से हमने क्या किया, प्रतिस्थापित कर दिया। ठीक है, अगर आपके पास कोई पार्टिकल है तो आप क्या करो, सी हटा के उसकी जगह वी लिख दो। तो m इंटू सी, मास इंटू स्पीड ऑफ लाइट, तो लाइट की स्पीड मत लो, तो मैंने क्या कर रहा, m इंटू वी लिख दिया। तो भाई m इंटू वी इक्वल्स टू, तो हम कहेंगे h अपॉन लैम्डा। ठीक है, तो लैम्डा इक्वल्स टू, तो हम कहेंगे h अपॉन एम बी। अब देखो लैम्डा क्या है, तो हम कहेंगे तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य किसकी होगी, तो हम कहेंगे जो तरंग होगा। तो फिर m क्या है, v क्या है, तो मास इंटू वेलोसिटी, ये तो संवेग है, संवेग तो कण का होगा। द्रव्यमान इंटू वेग, द्रव्यमान किसका होगा, कण का होगा। तो आप कह रहे हो जिसका द्रव्यमान है जिसकी तरंग दैर्घ्य भी, तो जिसका द्रव्यमान है वो तो कण है। भाई 1 किलो 2 किलो ऐसे नहीं बोलेंगे ना, 1 किलो की तरंग आई लेकिन 1 किलो का कण आया, 1 ग्राम का कण आया, ऐसे तो बोल सकते हैं। लेकिन इतनी वेवलेंथ, तो वेवलेंथ तरंग दैर्घ्य तो तरंग की होगी ना। तो ये डी ब्रोगली रिलेशन है ना। आपने तरंग प्रकृति लैम्डा और मास कण प्रकृति दोनों के बीच में क्या किया, रिलेशन स्टैब्लिश कर दिया। ठीक है, तो आप ऐसे लिखो, चाहे आप ऐसे लिखो, लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन पी। क्लियर। तो समीकरण 3 और 4 जो है ये डी ब्रोगली रिलेशन कहलाते हैं, है ना। इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4, समीकरण 3 और 4 को क्या कहते हैं, तो हम इसको डी ब्रोगली रिलेशन, इस पर न्यूमेरिकल भी बनेंगे बच्चों, है ना। दोनों समीकरण नोट कर लेना, लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी और लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन पी, डी ब्रोगली संबंध कहलाता है। ठीक है भाई, तो डी ब्रोगली ने कणीय प्रकृति और तरंग प्रकृति के बीच में क्या किया, रिलेशन, संबंध स्थापित किया, जिसे डी ब्रोगली संबंध कहते हैं। ठीक है, अब लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन एम बी या लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन पी। ठीक है, मान लो मैंने लिखा लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन एम बी। अब मुझे डी ब्रोगली साबित करना है कि भाई हर कण के साथ एक तरंग जुड़ी हुई होती है ना। डी ब्रोगली का ऐसा मानना है, भाई एक कण है तो उसका द्रव्यमान होगा, गतिशील कण है तो वेग भी होगा, तो जिसका द्रव्यमान है जिसका वेग है उसका तो लैम्डा भी, है ना। तो डी ब्रोगली क्या कहना चाह रहा है, तो आप कहेंगे अतः डी ब्रोगली के अनुसार, डी ब्रोगली के अनुसार प्रत्येक कण के साथ, भाई जिसका m होगा v होगा उसका लैम्डा भी होगा। तो अगर कोई कण है तो भी 1 ग्राम का 2 ग्राम का, या बॉल है तो 10 ग्राम की बॉल है और फेंकी है तो स्पीड भी है, तो ये कह रहा है नहीं उसका लैम्डा भी होगा, है ना। तो डी ब्रोगली क्या कहता है कि डी ब्रोगली के अनुसार प्रत्येक कण के साथ एक तरंग जुड़ी होती है ना। प्रत्येक कण के साथ एक तरंग, एक वेव इन्वॉल्व होती है, एक तरंग जुड़ी होती है। ठीक है भाई, प्रत्येक कण के साथ एक तरंग जुड़ी होती है, जिसे क्या कहना है, तो जिसे हम कहते हैं मैटर वेव, द्रव्य तरंग, है ना। वेव इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद द पार्टिकल, उसे हम कहते हैं द्रव्य तरंग, द्रव्य तरंग मैटर वेव कहते हैं। ठीक है भाई, उसे हमने कहा है द्रव्य तरंग। ठीक है, अब द्रव्य तरंग जो है वो गतिशील कण से जुड़ी होगी, तुम v 0 कर दो, लैम्डा इन्फिनिटी हो जाएगा, है ना। तो हम कहेंगे भाई मैटर वेव की खास बात है कि मैटर वेव जो है द्रव्य तरंग सदैव किससे जुड़ी होगी, तो हम कहेंगे v की वैल्यू रखेंगे ना तभी तो लैम्डा आएगा, v 0 हो जाएगा, कण स्थिर है तो वह लैम्डा तो इन्फिनिटी हो गया, फिर तो वैल्यू ही नहीं है ना। तो गतिशील होना जरूरी है। तो द्रव्य तरंग सदैव गतिमान कण से, मूविंग पार्टिकल, गतिमान कण से जुड़ी होती है। जो मूविंग पार्टिकल है उसी की मैटर वेव होगी, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब मैं कह रही हूँ कि भाई डी ब्रोगली साबित करना है, तो भाई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कण है ये थोड़ा ना साबित करना है। कोई कहते हैं डी ब्रोगली साबित करना है मतलब तरंग प्रकृति को प्रूव करना है,
तो तरंग प्रकृति प्रूफ करना मतलब लैम्डा की कोई ऐसी वैल्यू लाओ जो मेजरेबल हो, नगण्य तो नहीं हो। तो अब लैम्डा ज़्यादा होने के लिए क्या होना चाहिए, तो मैं कहूँगी एम कम होना चाहिए, वी कम होना चाहिए, है ना। सूक्ष्म कण पे तो डी ब्रोगली लग जाएगा, बड़े कणों पे तो हम कहेंगे नहीं लगेगा, क्योंकि प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी छोटी है। आपने लिखा ना लैम्डा इक्वल्स टू h/mv, चलो यहाँ लिख देते हैं हम। यहाँ लैम्डा क्या है, तो हम कहेंगे यहाँ लैम्डा वेवलेंथ है, जिसको आप कण बोल रहे हो उस कण की वेवलेंथ निकाल दी, मतलब आप मान लो कि वो वेव भी। h क्या है, तो भाई h प्लैंक कांस्टेंट है ना। h क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, और प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू पता है इन सबको, 6.62 इंटू 10 की पावर -34 जूल इंटू सेकेंड। ठीक है भाई, h प्लैंक कांस्टेंट है। m क्या है, तो भाई m मास ऑफ द पार्टिकल है, कण का द्रव्यमान है। m मास ऑफ द पार्टिकल है, कण का द्रव्यमान है। और v मैंने पहले ही कहा था गतिमान कण से जुड़ी हुई है, तो v क्या है, तो भाई कण का वेग है ना, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। अब डी ब्रोगली को साबित करना है, ब्रोगली को सत्यापित करो, ठीक है ना। ब्रोगली को सिद्ध करने के लिए कंडीशंस क्या क्या है, तो देखो अगर मैं कहूं कि ब्रोगली को प्रूफ करो तो क्या प्रूफ करना चाहिए, कणीय प्रकृति, तो हम कहेंगे कण तो हम मान लेंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कण तो है। क्या साबित करना चाहिए कि तरंग है, इलेक्ट्रॉन तरंग है, ये साबित करो। कण तो हम मान रहे। तो अगर कोई कहे कि ब्रोगली प्रूफ करना चाह रहे हो, मतलब क्या प्रूफ करना चाह रहे हो, तो हम कहेंगे तरंग प्रकृति प्रूफ करना चाह रहे हैं, है ना। ब्रोगली साबित करो मतलब, तो हम कहेंगे तरंग प्रकृति, है ना, ये सिद्ध करना चाह रहे, तरंग प्रकृति बताना चाह रहे, ठीक है। तो देखो आपका फॉर्मूला क्या है, तो हम कहेंगे फॉर्मूला तो ये है लैम्डा इक्वल्स टू h/mv। तो मैंने तुम्हें अभी बोला था कि v जो है अगर 0 कर दिया तो लैम्डा गया, फिर इन्फिनिटी हो गया। तो मैं कहूँगी अगर ब्रोगली साबित करना चाह रहे हैं, है ना, इसका मतलब कण जो है वो क्या होना चाहिए, गतिमान होना चाहिए, मूविंग पार्टिकल। तो ब्रोगली कब साबित होगा, कण स्थिर हो तो हम कहेंगे नहीं, क्या होना जरूरी है, कण गतिमान होना चाहिए। अगर आप स्टडी मटेरियल कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन मिलेगी, कण गतिमान होना चाहिए। ब्रोगली साबित करने की पहली शर्त ये है, ठीक है। फिर और तो देखो m कम रखोगे तो लैम्डा ज़्यादा आएगा, और मैं चाहती हूँ लैम्डा ज़्यादा है ताकि वेवलेंथ निकल ही जाए, मेजरेबल तो आए, नगण्य तो नहीं चाहिए। तो हम कहेंगे ठीक है, कण का द्रव्यमान कम होना चाहिए, है ना। ब्रोगली साबित करो तो पार्टिकल का मास जो है वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो कम कितना, तो हम कहेंगे इतना कम कि जो प्लैंक कांस्टेंट से बढ़ जाए, 10 की पावर -34 आएगी वेवलेंथ, तो मैं क्या ही करूँगी फिर। मान लो 1 किलो कण का द्रव्यमान है और वेग 1 मीटर प्रति सेकेंड है, तो ये तो 1 हो गया, तो लैम्डा क्या हो गया 6.62 इंटू 10 टू द पावर -34, तो 10 की पावर -34 समझे, 0.0000000000000 बहुत ज़्यादा हो जाएगा भाई, तो मतलब बहुत ज़्यादा मतलब बहुत छोटा हो जाएगा। तो हम कहेंगे हाँ 0.00 बहुत ज़्यादा हो गया, तो फिर मापेंगे कैसे, 0.1 0.2 10 की पावर -9 नैनोमीटर, है ना, मतलब 10 की पावर -9 मीटर, 1 नैनोमीटर भी माप लेते हैं, और उससे भी छोटा होगा तो फिर क्या ही मापेंगे, तो फिर लैम्डा दिखेगा ही नहीं, तो हम उसको कण ही मान लेंगे। इतनी छोटी वेवलेंथ है तो हटा दो, वे भी ठीक, कण ही ठीक है, वे कोई काम की नहीं, ठीक है। तो हम कहेंगे ओके इलेक्ट्रॉन पे आ जाओ, तो इलेक्ट्रॉन पे आ जाएंगे तो द्रव्यमान 10 की पावर -31, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान पता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31, तो हम कहेंगे हाँ -34 और -31 तो कैंसिल हो जाएगा, तो 0.001, और मान लो 10-20 की स्पीड भी है तो फिर ठीक है ना। तो हम कहेंगे 0.01 0.1 0.001 0001 ये तो माप सकते हैं, तो ये वेवलेंथ तो हमें दिख जाएगी, नैनोमीटर तक तो हम माप लेते हैं, तो उस पर तो अप्लाई हो जाएगा, बाकी अप्लाई नहीं होगा। क्लियर। अब ब्रोगली मानता है हर कण के साथ एक तरंग है, हर पार्टिकल के साथ एक वेव है, उसे मैटर वेव बोलना है, द्रव्य तरंग बोलना है। तो द्रव्य तरंग में खास बातें क्या होनी चाहिए, देखो तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर वेव, है ना, द्रव्य तरंग की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर वेव, द्रव्य तरंग की विशेषताएं, या द्रव्य तरंग के गुण लिख देते हैं, विशेषताएं लिखने में बहुत टाइम लग जाएगा।
द्रव्य तरंग के गुण, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर वेव। तो देखो द्रव्य तरंग, आप कह रहे हो हर कण के साथ तरंग जुड़ी है, हर कण के साथ तरंग जुड़ी है, तो मतलब पहले तो कण लाओ तब तरंग मानी जाएगी, अदरवाइज नहीं। तो फिर हर कण को चलने के लिए तो माध्यम चाहिए। स्पेस में तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तैरेंगे नहीं, है ना। कण तो क्या होगा, मीडियम की रिक्वायरमेंट। तो हम कहेंगे भाई द्रव्य तरंग को संचरण के लिए हमेशा क्या चाहिए, माध्यम चाहिए, मीडियम नेसेसरी। फिर आपने लिखा है कि हमेशा गतिमान कण से जुड़ी हुई होगी, तो बिल्कुल कण की वेलोसिटी 0 कर दो तो लैम्डा इन्फिनिटी हो जाएगा ना, फिर तो कोई तरंग है नहीं, है ना। तो द्रव्य तरंग हमेशा गतिमान कण से जुड़ी हुई है। अब भाई डी ब्रोगली थ्योरम जो है, डी ब्रोगली सिद्धांत जो है वो माइक्रोस्कोपिक कण, है ना, अति सूक्ष्म कणों पर ही लागू होगा। ये मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया कि 1 किलो का कण ले लोगे, 1 की स्पीड ले लोगे तो फिर 10 की पावर -34, फिर मापोगे कैसे, बैठेगा नहीं। तो ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पे अप्लाई होता है और अप्लाई होता नहीं है, ठीक है। और डी ब्रोगली साबित करो तो द्रव्यमान और वेग m भी कम होना चाहिए और वेग भी क्या होना चाहिए, कम। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी, ज़्यादा। कण गतिमान होना चाहिए वो ठीक है, लेकिन बहुत स्पीड में नहीं होना चाहिए। आपको क्या करना है, लैम्डा ज़्यादा कब आएगा, जब वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। आई बात समझ में, है ना। जैसे देखो क्रिकेट में ना बॉल दिखाते, तो एक मान लो कोई फास्ट बॉलर है या 6 पड़ गया, तो क्या होता है कि एकदम खट करके शॉट पड़ जाता है, तो यहाँ बॉल थी और सीधी बाहर दिख रही है, तो आपको वेव नज़र कैसे आई। अगर वो है ना थोड़ा स्लो मोशन में चलाएगा, देखो पहले यहाँ बॉल थी, फिर यहाँ गई, 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 तो हवा में तैरती हुई नज़र आएगी ना। तो वो तैरती हुई नज़र आएगी, कोई चीज़ स्लो मोशन में होगी तो तरंग दिखेगी ना, और फास्ट भाग रही होगी तो कण दिखेगी। आई बात समझ में। तो वेग क्या होना चाहिए, कम, है ना। मूवीज़ देखते हैं ना, तो ना हीरोइन स्लो मोशन में दौड़ती है तो वो एकदम अलग लगती है, वो वेव जैसी लगती है, और अगर है ना फास्ट भागती है तो फिर वो आपको कण जैसी लगेगी। आई बात समझ में, ये ठीक है। तो डी ब्रोगली साबित करना है तो वेलोसिटी कम होनी चाहिए, मास कम होना चाहिए, लेकिन मूविंग पार्टिकल होना चाहिए, रुका हुआ नहीं होना चाहिए। रुकी हुई चीज़ों पर करनी, तरंग का मतलब रुकना नहीं, तरंग का मतलब एनर्जी ट्रांसफर करना, कंटिन्यू चलना, कंटिन्यूटी होनी चाहिए, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है डी ब्रोगली से रिलेटेड। अब देखो डी ब्रोगली साबित होते होते वो भी साबित हो गया, क्या बोलेंगे उसको, बोर मॉडल, वो भी प्रूफ हो गया। अभी बताऊंगी कैसे। अब देखो क्वेश्चन मिलेगी काइनेटिक एनर्जी। तो मान लो कण की गतिज ऊर्जा की बात करें, तो भाई गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला तुम्हें आता है ना। गतिज ऊर्जा क्या होती है, तो हम कहेंगे गतिज ऊर्जा होती है 12 mv², ठीक है। समीकरण 1 बना देती हूँ, 12 mv², दोनों दिशाओं में m से मल्टीप्लाई कर लो, है ना। तो मैं कहूँगी काइनेटिक एनर्जी और × m इक्वल्स टू क्या हो गया, 12 m² v²। mv की वैल्यू निकाल दो, तो मैं कहूँगी mv 2 इधर ले जाओ और फिर mv रूट ले लो, स्क्वायर है ना तो रूट ले लो, तो mv की वैल्यू आएगी √2 × काइनेटिक एनर्जी × m, है ना। ये फॉर्मूला याद रख लेना, क्योंकि एग्जाम में फिर ये सब साबित करना बहुत टाइम लग जाता है। अब ये फॉर्मूला याद करो, जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो mv का मान क्या होता है, मैं 12 mv² से mv का मान निकाल दो, √2 × काइनेटिक एनर्जी × m, ठीक है। अब डी ब्रोगली तो तुम्हें याद है ना, लैम्डा इक्वल्स टू h/mv, तो यहाँ तो भाई लैम्डा इक्वल्स टू h/mv, और mv की जगह मैं ये लिख दूँ क्या, √2 × काइनेटिक एनर्जी × m, ठीक है। ये सवाल बनेगा तुमसे, शीट करोगे कुछ भी करोगे तो सवाल मिलेगा कि भाई काइनेटिक एनर्जी इतनी है, लैम्डा निकालो, तो वहाँ बच्चे फिर पूरा साबित करने बैठ जाते हैं। तो आपको इतना क्यों करना है, एक फॉर्मूला याद रख लो, लैम्डा इक्वल्स टू h/√2m काइनेटिक एनर्जी, लैम्डा इक्वल्स टू h/√2m काइनेटिक एनर्जी, सिंपल है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। अब फटाफट एनसीईआरटी के क्वेश्चन देख लेते हैं डी ब्रोगली से रिलेटेड। देखो पहला एग्जाम्पल 2.12, 0.1 kg मास का एक पार्टिकल है, स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है, अच्छा गेंद है, तरंग दैर्घ्य बताओ। तो देखो तरंग दैर्घ्य मतलब लैम्डा बताओ, कण की तरंग दैर्घ्य बताओ, गेंद मतलब क्या, बॉल तो कण हुई ना, तो आप कह रहे हो तरंग दैर्घ्य बताओ मतलब कण की तरंग मतलब डबल नेचर, द्वैत प्रकृति तो डी ब्रोगली थी, तो फॉर्मूला डी ब्रोगली का लगेगा। तो हम कहेंगे चलो मास तो है 0.1 kg, है ना, और वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। पूछा गया है तो भाई पूछा है लैम्डा बता दो, है ना। प्लैंक कांस्टेंट सबको याद है ना भाई, 6.62 ×
10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। ठीक है, तो हमने फॉर्मूला लगा दिया भाई लैम्डा इक्वल्स टू H/mv। ठीक है, लैम्डा आपसे पूछा है, प्लैंक कांस्टेंट 6.62, 10⁻⁻34, मास कितना है तो देखो जूल इंटू सेकेंड MKS ना, ये सब MKS में रखना है, ग्राम में मत कर लेना, उसको मोल नहीं निकाल रहे हो। 0.1 और स्पीड कितनी है 10, पॉइंट उड़ा दो, 10 फिर आ गया, 10 10 कैंसिल हो गया, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 6.62 इंटू 10⁻⁻34 मीटर। तो फिर मैंने अभी बताया था 1 किलो की जगह से 0.1 किलो कर दिया, तो मैंने स्पीड 1 करी थी, स्पीड 10 कर दी, तो ये इतना छोटा लैम्डा है 10⁻⁻34 0.000000, तो इतना छोटा कौन मापने बैठेगा, तो ये तो नेग्लिजिबल है, तो ये नेग्लिजिबल है, तो फिर इन पे नहीं अप्लाई करेंगे। हमने पहले ही कहा था इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे लगाना, बॉल पे डी ब्रोगली जो है वो नहीं लगता, फिर उसको आप कण ही मान लो, लेकिन होता दोनों नेचर है, दिखता नहीं तो क्या हुआ, होता तो ही ना। तो हम कहेंगे हाँ लैम्डा इतना छोटा है कि वो हमें दिखता नहीं है, बट लैम्डा की वैल्यू होती तो है ना, जो चीज़ है भले बहुत छोटी वैल्यू बट है, तो आपको उसको दोनों कंसिडर करना है। आपको पूछे कि बॉल को कण मानोगे कि तरंग, तो हम क्या मानेंगे, वो कण भी है और वो तरंग भी, लेकिन उसकी वेवलेंथ इतनी छोटी है कि नॉर्मली हमें नहीं दिखाई दे सकती, माप ही नहीं सकते। क्लियर है, सिंपल है, कोई टेंशन नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। डी ब्रोगली में आगे क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इतना है, अब -25 कर दिया, ठीक है, और गतिज ऊर्जा इतनी है, तरंग दैर्घ्य क्या होगा। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रॉन का मास दे दिया तुम्हें 9.1, 10⁻⁻25 करना तो नहीं चाहिए भाई, क्वेश्चन एक बार मैं चेक कर लेती हूँ, है ना। कण दे देता, इलेक्ट्रॉन नहीं दे देता, तब भी हम मान लेते, बट ठीक है चलो, अब जो दिया है -25 ये स्कूल इसमें NCERT में, तो ठीक है 9.1 इंटू 10⁻⁻25 किलोग्राम जो दिया है हम वही मान लेंगे। और गतिज ऊर्जा कितनी है, तो गतिज ऊर्जा है तुम्हारी 3 इंटू 10⁻, अच्छा ये भी -25 है, वाह चलो बढ़िया रहेगा। अब आपका फॉर्मूला तो याद करो, लैम्डा पूछा इसने और मैंने अभी तुम्हें डायरेक्ट लैम्डा का रिलेशन बताया था ना, हमने क्या कहा था, हम ऐसे याद कर लेंगे। लैम्डा इक्वल्स टू बोलो क्या था, H/, क्या भैया H/ क्या था, H/√2m काइनेटिक एनर्जी, तो लैम्डा इक्वल्स टू H प्लैंक कांस्टेंट 6.62 10⁻⁻34 अपॉन √2, मास कितना है 9.1 10⁻⁻25, और काइनेटिक एनर्जी कितनी है, काइनेटिक एनर्जी 3 इंटू 10⁻⁻25। ओह ठीक है, शॉर्ट तरीका ढूंढो उसको सॉल्व करने का, तो ठीक है ऊपर तो रहने देते 6.62 10⁻⁻34, ठीक है। 2 का रूट कितना होता है 1.414, 41 ले लेती हूँ। 3 का रूट कितना होता है 1.732, 1.73 ले लो। 9 का रूट लमसम 3 ले ले, और क्या बचा, तो 10⁻⁻25 का स्क्वायर है ना, तो 10⁻25 एक बार ले लेती हूँ बाहर, बस अब तो खत्म है ना, ये हो गया। अभी 10⁻⁻34 और 25 को कैंसिल कर दो, तो कितना बचा 9 बचा, ठीक है। 10⁻⁹ और बाकी ये तो तुम्हें सॉल्व करना है, ये 2 के आसपास आएगा, तो ठीक है। अब इसको तुम सॉल्व करोगे तो मैं तुम्हें आंसर देती हूँ, आंसर आपको याद नहीं करना है, निकालना है आंसर 8967 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। सॉल्व करके अपना आंसर चेक करेंगे, 8967 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। ये आपका फाइनल रहेगा वेवलेंथ लैम्डा। बुक में अलग तरीके से निकाला है, लेकिन इसमें डबल करा है, अपन डबल करें क्यों, हम डायरेक्ट आंसर फाइंड कर लेते नहीं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई डी ब्रोगली में, आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट देखो, 3.6 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ वाले एक फोटोन के द्रव्यमान की गणना करो, ठीक है। वेवलेंथ दिया है तुम्हें, लैम्डा दे रखा है, कितना है लैम्डा, तो हम कह रहे हैं भाई 3.6 एंगस्ट्रॉम, मीटर में कन्वर्ट करो तो 3 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। ये तरंग दैर्घ्य दिया है, तो फोटोन मतलब हम तो तरंग प्रकृति मान रहे हैं, लेकिन ये तो कह रहा है नहीं द्रव्यमान निकालो, मतलब मान गया भाई ये कण है, ठीक है। फॉर्मूला क्या लगेगा, तो ये फॉर्मूला वही लैम्डा इक्वल्स टू H/mv। अब तुम्हें लगेगा कि लैम्डा तो ठीक है,
m निकालना है, h फ्लाइंग कांस्टेंट है, v कहाँ से लाएं? फोटोन, प्रकाश का कण है ना, तो फोटोन प्रकाश का कण है तो प्रकाश की स्पीड से चलेगा ना, स्पीड ऑफ लाइट से चलेगा। तो यहाँ v को क्या मान लो, c, और c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अभी कर लो, क्या ही दिक्कत है। तो हम कहेंगे चलो h की वैल्यू रख दी 6.62, 10⁻34। अच्छा, मास तो तुम्हें कैलकुलेट करना है, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट कितना है, 3 × 10⁸ इक्वल्स टू लैम्डा की वैल्यू कितनी है, 3.6 है ना भाई। ये छोटी छोटी गलतियाँ दुखी करेंगी, 3.6 कर दो उसको, 3.6 × 10⁻10, ठीक है। तो अब तुम्हें क्या फाइंड करना है, अब तुम्हें m फाइंड करना है। तो 6.62 इंटू पावर कैंसिल करो, 34 और 10⁻10 कैंसिल करो, 10 कितना आया, -24, और 8 ऊपर ले जाओ, तो 8 ऊपर ले जाओगे तो माइनस का हो जाएगा ना। तो 24 और 8, 24 और 8 कितने होते हैं, 32 होते हैं। तो 10⁻32 और 3.6 तुम नीचे ले आओ, 3.6, और ये 3 भी नीचे है ना। और यहाँ जो मास आएगा वो किलोग्राम में आएगा, ठीक है। तो आपका जो मास आना चाहिए दैट शुड बी 6.1 × 10⁻29 kg। हाँ, लमसम आ जाएगा, ये 3 से कट जाएगा ना, ये कितना हो गया आपके 2.2 के आसपास हो गया। फिर इसको 3.6 से डिवाइड करोगे तो ये और छोटा हो जाएगा। तो यहाँ आपका आंसर चेक कर लेना आप एक बार, यहाँ आपको आंसर दिया है 6.13 × 10⁻29 kg, ठीक है। पावर तो सेट हो जाएगी क्योंकि 2.2 को 3.6 से डिवाइड करोगे ना, 22/36 तो बहुत छोटी यूनिट आएगी भाई, ठीक है। 0.0 समथिंग ऐसा कुछ होगा तो आपको लेना है, 0.06 आ गया तो फिर सेट कर लेना, 0.006 आया तो ये बैठेगा 6.13, है ना। 10 की पावर 29, 30, 31, 32, 3 का फर्क है। हमने सही किया है ना, देख लो, 3.6 × 10⁻10 हमने यहाँ पे रखा है लैम्डा, ओके। और वेलोसिटी हमारी यही थी, स्पीड ऑफ लाइट, फ्लाइंग कांस्टेंट, मास, आंसर हमारा केजी में आना चाहिए, यहाँ पे भी केजी में है। 34 और ये हो गया 24 और 8 -24 है ना, -24 और 8 32, हमने तो बिल्कुल सही किया है, तो आ जाएगा आंसर, है ना, कहीं कोई इश्यू नहीं है, आ जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ हो गया आपका डी ब्रोगली कंप्लीट, है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वांटम नंबर कहाँ पहुँचा दिया भाई, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब डी ब्रोगली तो हमने पढ़ लिया। अब देखो, जब हमने डी ब्रोगली पढ़ा था तो मैंने आपको बोर मॉडल पढ़ाया था। बोर मॉडल में मैंने आपको कहा था कि भाई बोर ने कहा था, पहली धारणा, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में चक्कर लगा रहा है ना। फिर उसी पाथ में चक्कर लगाएगा जो उसने बताया कि भाई स्टेशनरी पाथ है, जो पथ आपको बता रहा है रेडियस, वो वहाँ चक्कर लगाएगा, चलो मान लिया था। फिर उसने कहा वहीं चक्कर लगाएगा जहाँ MVR NH/2π हो, वो भी मान लिया, ठीक है। फिर हमने कहा था कि MVR इक्वल्स टू NH/2π कहाँ से आया, तो बोर जवाब नहीं दे पाया, आ गया बस, कहाँ से आया पता नहीं, है ना। अब डी ब्रोगली ने कहा कि अगर आप कण मानोगे तो कभी नहीं बता पाओगे। आप बता सही रहे हो, लेकिन आप कण प्रकृति मान के नहीं बता रहे हो, आप तरंग प्रकृति मान के बता रहे हो, और उसने साबित भी कर दिया। अभी कैसे साबित किया, तो देखो, डी ब्रोगली, अच्छा, बोर का सिद्धांत और डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट, है ना। तो देखो, डी ब्रोगली के अनुसार नाभिक के चारों तरफ घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की प्रकृति नाभिक के चारों तरफ वृत्ताकार कक्षा में बहती तरंग के समान, मतलब आप अगर ऐसा मान रहे हो कि इसका वृत्ताकार पथ है, तब तो कण प्रकृति। डी ब्रोगली कह रहा है भले पथ वृत्ताकार हो, लेकिन है ना, इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार नहीं है, इलेक्ट्रॉन तो तरंग रूप में बह रहा है, ठीक है। यदि एक इलेक्ट्रॉन को मैं तरंग मान लूँ तो बोर के सिद्धांत में क्वांटम परिस्थितियाँ जो है वो आसानी से सेट हो जाती है, ठीक है। अभी कैसे, तो देखो, मान लो वृत्ताकार पथ है तो परिधि कितनी होगी, तो परिधि 2πr होगी, ठीक है। अब इसको समझो क्या कहना चाह रहा है ये, तो ये कहना चाह रहा है आपको कि देखो, अगर कण है, इलेक्ट्रॉन कण है, तो इसे वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाएगा, तो हम कहेंगे हाँ, तो ये डिस्टेंस कितनी है, तो ये डिस्टेंस 2πr है। अब हम कह रहे हैं नहीं, कण नहीं है, तरंग है, तो भाई तरंग है
तो तरंग रूप बना लो, तो हम कहेंगे ये कुछ ऐसा, है ना। अब तो पता ये श्रृंग के बीच की दूरी, तो हम कहेंगे लैम्डा वेवलेंथ। तो कितने लैम्डा होंगे, तो हम कहेंगे पता नहीं भाई, n टाइम्स मान लो, जो कक्षा होगी भाई, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, उसके हिसाब से n लैम्डा। तो चक्कर तो यही लगा रहे हो ना, डिस्टेंस तो वही है ना, नाभिक की चारों तरफ एक राउंड ही तो पूरा करना है। अब चाहे ऐसे पूरा करो, चाहे वेव फॉर्म में पूरा करो, मतलब ये दोनों चीज़ें बराबर होनी चाहिए। तो हम कहेंगे हाँ 2πr इक्वल्स टू n लैम्डा, है ना। अगर तुम कहते हो भाई कणीय प्रकृति है, तो ये पूरा दूरी कितना है 2πr परिधि थी, और तुम कह रहे हो नहीं तरंग प्रकृति है, तो फिर एक चक्कर लगाने में कितने लैम्डा है, तो हम कहेंगे n लैम्डा। n आपका कक्षा, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, ठीक है। तो 2πr इक्वल्स टू n लैम्डा। अब आपको डी ब्रोगली का कॉन्सेप्ट तो पता है। डी ब्रोगली क्या कह रहा है, तो हम कहेंगे डी ब्रोगली ने तो बोला था कि लैम्डा इक्वल्स टू h/mv, नहीं बोला था क्या, बोलो। डी ब्रोगली ने क्या सिखाया हमें, तो हम कहेंगे डी ब्रोगली ने तो सिखा दिया था, लैम्डा इक्वल्स टू क्या होता है h/mv। ये हमारा समीकरण 2। तो लैम्डा का वैल्यू यहाँ डाल दो, तो ठीक है। इक्वेशन 1 और 2 को सेट कर लेते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। तो हम कहेंगे देखो 2πr इक्वल्स टू n लैम्डा, और लैम्डा का मतलब है h/mv। तो थोड़ा और घूमो, तो आपको लगेगा mvr इक्वल्स टू nh/2π। और तो ये साबित तो हम कब से करना चाह रहे थे कि ये कहाँ गया, है ना। mvr इक्वल्स टू क्या nh/2π, इसको कब से प्रूव करना चाह रहे थे हम, यहाँ प्रूफ तो करना चाह रहे थे पर हमें मिला नहीं, तो अब समझ में आ गया, है ना। तो 2πr इक्वल्स टू nh/mv, और इधर सेट हो गया mvr इक्वल्स टू nh/2π, mvr इक्वल्स टू nh/2π। डी ब्रोगली को प्रूव कर दिया। तो डी ब्रोगली कब सत्यापित कर रहा है बोर को, तो ये कह रहा है कि भाई आप कर्ण की जगह तरंग मान लो और बराबर कर लो तो आप पहुंच जाओगे। तो बोर भी कहीं ना कहीं ऐसे ही पहुंचा है, बोर भी कहीं ना कहीं ऐसे अपनी कैलकुलेशन से पहुंचा है, लेकिन ये स्किप हो गया उसके दिमाग से, ये कहाँ गया, लैम्डा की जगह उसने h/mv रख के और सेट किया। तो डी ब्रोगली साबित कर देता है किसको, बोहर मॉडल को। लेकिन प्रॉब्लम ये है, कर्ण की जगह क्या मान लो तरंग, भाई एक ही चीज़ है, कर्ण भी है तरंग भी, से कॉइन है ना, हेड भी है टेल भी है ना। अब आपको हेड के टेल अलग है क्या, तो कॉइन के अंदर ही है ना, कभी हेड है कभी टेल है। सिमिलरली जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, कुछ प्रॉपर्टीज़ कणीय प्रकृति से, कुछ प्रॉपर्टीज़ वेव नेचर से, तब ये सेट होगा, अदरवाइज सेट नहीं होगा, ठीक है। तो डी ब्रोगली आपका क्लियर है, समझ में आ गया डी ब्रोगली अच्छे से, है ना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट हमारे पास है हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब देखो 27 है ना, 24 में चल रहा है डी ब्रोगली। 3 साल बाद उसी को और रिसर्च करके हिजनबर्ग या हाइजनबर्ग बोलो, हाइजनबर्ग क्या कह रहा है कि अगर बहुत छोटा पार्टिकल है, अति सूक्ष्म कण है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, ठीक है, तो उसका एक साथ एक ही समय पे, है ना, मतलब टाइम सेम होना चाहिए। एक टाइम पे तुम मुझे बता दो कि वो पार्टिकल कहाँ पे है, और तुम मुझे ये भी बता दो कि उसकी स्पीड कितनी है। तो किसी अति सूक्ष्म गतिमान कण का एक साथ एक ही समय पे क्या बोलते हैं, यथार्थता से सही स्थिति और सही संवेग का मापन नहीं कर सकते। मतलब आप बता दोगे लेकिन एक्यूरेटली 100% एक्यूरेटसी से बताओ तो वो पॉसिबल नहीं है। क्वांटम मैकेनिक्स इसको अलाउ नहीं करती, क्योंकि वो वेव है ना, वेव है। वेव एक समय में कहाँ है, वो कहाँ बताओगे आप, वेव क्या आने वाला है ना। खट आपने एक पार्टिकल है, ठीक है, चल रहा था तो मैंने पार्टिकल मान लिया, कहाँ जाएगा, तो वो वेव नेचर है, वो कहाँ जाएगी वो क्लियर नहीं है। आई बात समझ में। तो स्पीड और पोजीशन, सही स्थिति, सही वेग, सही संवेग होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो मास फिर भी कांस्टेंट मान लूँ तो वेग में परिवर्तन, अगर स्थिति सही बता दी तो वेग में परिवर्तन वो एग्जैक्टली नहीं बता पाओगे, और वेग अगर सही बता दिया तो पोजीशन जो चेंज कर रहा है उसमें 19-20 फर्क आएगा, वो आप नहीं बता सकते, ये मानना है इसका। तो देखो हाइजेनबर्ग के अनुसार अनिश्चितता का सिद्धांत, इसके अनुसार क्या है, इलेक्ट्रॉन के समान किसी छोटे कण की निश्चित स्थिति और निश्चित संवेग को एक साथ ज्ञात करना असंभव है। क्लियर, इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन एग्जैक्ट पोजीशन, सही स्थिति, एंड एग्जैक्ट मोमेंटम, सही संवेग, साइमल्टेनियसली ऑफ अ मूविंग पार्टिकल, माइक्रोस्कोपिक मूविंग पार्टिकल। साइमल्टेनियस मतलब साथ साथ नहीं लिखा तो गलत हो जाएगा, एक साथ लिखना जरूरी है।
आई बात समझ में? तो हिजेनबर्ग का मानना है कि देखो ऐसा करते हैं, आप मान लो स्थिति में अनिश्चितता, मान लो आपने वेग तो सही बता दिया तो स्थिति तो सही नहीं बता पाओगे, तो माना अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, स्थिति में अनिश्चितता, तो हम कहेंगे ऐसा करते हैं, स्थिति में अनिश्चितता हम मान लेते हैं डेल्टा एक्स, ठीक है ना। और संवेग में अनिश्चितता, मान लो स्थिति सही निकल गई तो संवेग में अनिश्चितता, तो हम कहेंगे संवेग में अनिश्चितता मान लो डेल्टा पी। तो हिजेनबर्ग क्या कह रहा है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी, अनिश्चितताएं जो है वो कितनी होंगी, तो हम कहेंगे अनिश्चितताएं h/4 से ज़्यादा ही होगी, है ना, ये तो पक्का है। मतलब आने वाली मुसीबत कितनी है, तो कितनी है वो तो नहीं बड़ा पता है, इससे तो ज़्यादा ही है ना, तो h/4 से ज़्यादा होगी अनिश्चितता। क्लियर। तो हिजेनबर्ग का मानना है, पहली बात तो अति सूक्ष्म कण के लिए, बड़े पार्टिकल के लिए है नहीं, है ना। तो हिजेनबर्ग क्या कह रहा है कि भाई माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, अति सूक्ष्म कण के लिए, ठीक है। अति सूक्ष्म कण मतलब तो बच्चे डी ब्रोगली हो, हिजेनबर्ग हो, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पे ही चलाना है, सब पे नहीं लगेगा, बड़े पिंडों पे नहीं लगता है। आप स्कूटी लेके जा रहे हो या बुलेट लेके जा रहे हो, बाइक लेके जा रहे हो, कार लेके जा रहे हो, तो उस टाइम आपको पोजीशन भी बताए और मोमेंटम भी बताए, है ना। भाई जैसे एरोप्लेन कैसे चलता है, कोऑर्डिनेट्स के भरोसे ही तो चल रहा है ना। तो एरोप्लेन वहाँ पे तो कुछ है भी नहीं कि कोई सिग्नल लगाओ या साइन बोर्ड लगाओ, तो कोऑर्डिनेट्स के भरोसे सही जगह पहुँचाता है ना। ऐसा तो है नहीं कि मुझे स्थिति में अनिश्चितता है, उसको पूरी निश्चितता है कि मैं यहाँ जा रहा हूँ, इस स्पीड से जा रहा हूँ, यहीं पहुँचूंगा। क्लियर। तो बड़े विंडो पे नहीं अप्लाई होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन पे अप्लाई होगा। अगर वेग बता पाओगे एग्जैक्ट तो पोजीशन में गड़बड़ी करोगे, और पोजीशन बता पाओगे एग्जैक्ट तो स्थिति में गड़बड़ी करोगे। आई बात समझ। जैसे कण छोटा होता जाएगा ना, मिलीग्राम्स में होता जाएगा, तो थोड़ी थोड़ी अनसर्टेनिटी आएगी, और छोटा हो जाएगा, माइक्रोग्राम्स में हो जाएगा, और अनसर्टेनिटी आएगी। तो इलेक्ट्रॉन वगैरह तो बहुत ही ज़्यादा छोटे, तो इनकी अनिश्चितता बड़ी है ना। बाकी बड़े पिंडों की अनिश्चितता तो वो अनसर्टेनिटी नहीं के बराबर है, 10⁻−34 आई, तो ये कौन सी अनिश्चितता, 10⁻−34 तो जीरो ही है ना फिर, है ना, 0.0000, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम कहेंगे फिर उसको तो हम एग्जैक्ट मान लेते हैं, ठीक है। तो देखो अति सूक्ष्म कण पे ही अप्लाई होगा, तो हमने कहा कि भाई स्थिति में अनिश्चितता डेल्टा एक्स, संवेग में अनिश्चितता डेल्टा पी, तो अनिश्चितता सदैव h/4 से या तो ज़्यादा होगी या बराबर होगी, ठीक है। अब मुझे बताओ कि संवेग की अगर मैं बात करूं p, तो संवेग होता है मास इनटू वेलोसिटी, और संवेग में परिवर्तन तो मैं कहूँगी m डेल्टा v, मास तो जो है वो कांस्टेंट ही है ना। तो अब मैं नया फॉर्मूला क्या बनाऊं, तो मैं कहूँगी डेल्टा x इंटू m डेल्टा v ग्रेटर देन इक्वल्स टू h/4 न्यूमेरिकल हो तो बराबर कर देना, किसके बराबर है, तो आंसर आ जाएगा भाई इतनी तो है ही, या फिर आंसर उससे ज़्यादा है, इससे कम तो होने से रहा, ठीक है। तो ये हो गया। अब h/4 कांस्टेंट है, तो हम कहेंगे हाँ h/4 की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट। तो और दिमाग लगाओ, डेल्टा x इंटू डेल्टा v, है ना। मास तो भाई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन मास तो चेंज होगा ना, तो मास के अनिश्चितता क्या आ रही है, तो हम कहेंगे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब हिजेनबर्ग साबित करो, तो हिजेनबर्ग साबित करो मतलब अनिश्चितता साबित करो, है ना। तो हम कहेंगे टू प्रूव हिजेनबर्ग, हिजेनबर्ग सिद्धांत को सही साबित करो, तो हम कहेंगे देखो अनिश्चितता की बात करो, तो हम कहेंगे अनिश्चितता जो है कण के द्रव्यमान के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जितना छोटा कण होगा, पार्टिकल जितना छोटा होगा, अनिश्चितता उतनी ही क्या होगी, ज़्यादा होगी, है ना। तो आपको बताना है भाई द्रव्यमान बढ़ गया, द्रव्यमान बढ़ गया तो अनिश्चितता क्या होगी, तो हम कहेंगे द्रव्यमान बढ़ेगा ना तो अनिश्चितता कम होगी, ठीक है। तो हिजेनबर्ग जो है वो अति सूक्ष्म कण, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इन पे ही अप्लाई होगा, बड़े पिंडों पे अप्लाई नहीं होता,
ठीक है, अब मैं कहूँ कि चलो आप ऐसा करो, तीनों में कंपेयर करके बताओ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए अनिश्चितता का क्रम, है ना भाई। इलेक्ट्रॉन भी चल रहा है मान लो, प्रोटॉन भी चल रहा है और न्यूट्रॉन भी चल रहा है, तो अनसर्टेनिटी का ऑर्डर बताओ। ठीक है, सेम स्पीड से चल रहा है, इलेक्ट्रॉन चल रहा है, प्रोटॉन चल रहा है और न्यूट्रॉन, तीनों चल रहे हैं। अब बताओ अनिश्चितता का क्रम, स्पीड तीनों की सेम है, तो हम कहेंगे अब स्पीड भी सेम है तो अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती। तो बेटा सबसे भारी होता है न्यूट्रॉन, फिर होता है प्रोटॉन, और सबसे हल्का नेग्लिजिबल मास होता है इलेक्ट्रॉन का, है ना। तुमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास का 2000वां 1840वां भाग होता है, तो बहुत छोटा है, बहुत हल्का है। तो हम कहेंगे भाई द्रव्यमान का क्रम ये है, तो अनिश्चितता का क्रम उल्टा, मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों सेम स्पीड से चल रहे हैं ना, तो तुम कहाँ नहीं पता लगा पाओगे। तो तुम इलेक्ट्रॉन में जो हल्का होगा ना वो नहीं, मतलब 3 छोटे छोटे बच्चे दौड़ रहे हैं, एक बिल्कुल दुबला पतला हल्का है थोड़ा, दूसरा थोड़ा भारी है और तीसरा थोड़ा सा मोटू सा है, फ्लफी है। अब उनको तुम दौड़ो तो अनसर्टेनिटी है ना, कहाँ कौन कहाँ होगा, तो जो फटाफट दौड़ेगा है ना, जो हल्का होगा उसमें तुम पता नहीं कर पाओगे, चलो स्पीड भी बराबर है, लेकिन जो हल्का होगा फिर तुम नहीं पता होगा कि कहाँ पे, लेकिन भारी होगा तो तुम्हें पता है तभी टाइम लगेगा, इसको पकड़ लूँगा ऐसे। तो अनिश्चितता द्रव्यमान के इन्वर्सली है, तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान सबसे ज़्यादा है, तो द्रव्यमान ज़्यादा अनिश्चितता कम, है ना। तो हम कहेंगे कि अनिश्चितता का क्रम सबसे ज़्यादा अनिश्चितता इलेक्ट्रॉन में होगी, फिर प्रोटॉन में होगी, फिर न्यूट्रॉन में होगी। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अब हम बात करें इलेक्ट्रॉन के लिए, भाई ऐसा क्या है हाइजेनबर्ग लग रहा है इलेक्ट्रॉन पे, दूसरों पे नहीं लग रहा। तो देखो अगर मैं बात कर रही हूँ इलेक्ट्रॉन के लिए अनिश्चितता की बात कर लेते हैं, चलो है ना, इलेक्ट्रॉन के लिए साबित करो अनिश्चितता। तो हम कहेंगे देखो हमारा फॉर्मूला ये है डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी, और वैल्यू रखनी है तो हम इसको इक्वल कर देते हैं h/4π। ठीक है, तो बच्चे डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी h/4πm, और सबकी वैल्यू हमें बताइए ना। h प्लैंक कांस्टेंट है 6.62 10⁻34, 4π और m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान तो आपको पता ही है ना। ठीक है, तो अनिश्चितता निकालो, तो भाई डेल्टा एक्स है ना, एक सेकेंड, डेल्टा वी, हाँ डेल्टा वी सही है ना, अच्छा डेल्टा वी सही है ना, हमने संवेग को m डेल्टा वी में लिखा है ना, तो हम कहेंगे यहाँ डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी, इसका आंसर जो है, अब अगर अपन इसको सॉल्व करें h/4πm, ठीक है, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रख के अगर हम सॉल्व करें, तो बच्चे ये एनसीईआरटी में आपको दिया है ना, थोड़ा ध्यान से पढ़ोगे तो आपको मिलेगा। तो ये इसने आपको दिया है 10⁻⁻4, 10⁻⁻4 मात्रक क्या होगा, तो ये स्थिति डिस्टेंस मीटर, और वेग क्या है, वेग में वेग क्या है, दूरी बटा समय मीटर पर सेकंड, तो ये जो बनेगा मात्रक बनेगा मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स। तो हम कहेंगे देखो दोनों में मिला के अनिश्चितता इतनी है। अब इलेक्ट्रॉन का रेंज, तो मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन जो है वो नाविक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है ना, तो भाई परमाणु की अगर क्या बोलूँ त्रिज्या की बात बोलूँ, तो परमाणु का आकार तो तुम्हें पता है 10⁻−10 मीटर, नाभिक का आकार कितना है 10⁻−15, एटम का साइज क्या है 10⁻−10 मीटर। तो हम कहेंगे ठीक है, डिस्टेंस जो है, स्थिति जो है वो हमें आइडिया है कि भाई 10⁻−10 मीटर है, तो 10⁻⁻4 अपॉन 10⁻−10। तो अब तुम समझ पा रहे हो वेग में अनिश्चितता कितनी आई, तो हम कहेंगे 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, है ना। ये तुम्हारे पास आई 10⁻⁻, इलेक्ट्रॉन को सही स्थिति 10 ठीक है 10⁻⁸ है ना, ओके 10⁻⁻, प्लस का 6 मीटर पर सेकेंड, तो 10⁻6 समझे, 10⁻6 मतलब 10 लाख, इतनी ज़्यादा अनिश्चितता है। अगर तो मुझे सही स्थिति बता रहे हो, मैंने परमाणु का आकार लिया 10⁻−10 मीटर, है ना, इसने और छोटा लिया है, आप ऐसा करो 10⁻−8 ले लो,
है ना, मतलब वैल्यू से 100 गुना बढ़ा दी, ठीक है। तो उसमें भी अगर जानने की कोशिश करोगे तो ये और ज़्यादा हो जाएगी अनिश्चितता। 10 की पावर कितनी बता रहा है ये, 10 की पावर कम हो जाएगी, सॉरी 10 की पावर 4 मीटर पर सेकेंड। मतलब अगर आप स्थिति जो है, मैंने यहाँ डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी रखी है, तो मैंने परमाणु का आकार ही रख दिया 10 की पावर -10 मीटर। तो अगर मैं डेल्टा एक्स का वैल्यू इतना रखती हूँ तो मेरा आंसर ही आया। बुक में जो आपको दिया है एनसीईआरटी में, उसने कहा कि आप ऐसा करो, स्थिति में अनिश्चितता जानने की कोशिश करो, मान लो ये इतनी रेंज में है 10 की पावर -8 मीटर, ठीक है। इसको 100 गुना बढ़ा दी, तो बढ़ा दो 100 गुना। तो इसको अगर तुम 100 टाइम्स बढ़ा दोगे 10 की पावर -8, तो ऊपर जाओगे तो 100 टाइम्स कम हो जाएगा, 10 की पावर कितना हो जाएगा 4, तब भी 10,000 आएगा। तो बहुत बड़ी अनिश्चितता है ना। तो सिर्फ इतनी सी बात कहना चाह रहा है कि भाई माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है ना, उसके लिए आप एक्यूरेसी नहीं बता सकते हैं, कहीं ना कहीं गड़बड़ होगी। अब ये आता है गड़बड़ होती क्यों है भाई, हिजनबर्ग ने इसका बताया गड़बड़ हुई क्यों, ठीक है। हिजनबर्ग को साबित करो, तो हम कह रहे हैं देखो, मान लो ये नाभिक, या आपका इलेक्ट्रॉन ये चक्कर लगा रहा है, तो आप क्या करोगे, इसकी सही स्थिति बताओ। तो सही स्थिति के लिए क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन तो इतना छोटा है हमें नहीं दिखता, तो हम क्या करते हैं, फोटोन फेंकते हैं, लाइट डालेंगे, फोटोन डालेंगे, है ना। अगर फोटोन इलेक्ट्रॉन से टकराएगा तो कुछ तो चेंजेस आएंगे, ऑब्वियसली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पड़ा था ना, प्रकाश विद्युत प्रभाव। क्या था, फोटोन जाके टकराया और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। तो इलेक्ट्रॉन अगर ढीला बंधा हुआ है तो फोटोन की वजह से भी क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो बाहर मत निकालो, मान लो प्रबल आकर्षण से भी बंधा हुआ है, तो फर्क तो आएगा ही सही। तो हम कहेंगे हाँ, अगर मैं इसकी स्थिति जानने की कोशिश करूँगी तो मैं यहाँ जाके फोटोन टकराऊँ। तो जैसे ही फोटोन इलेक्ट्रॉन है ना, घूमते हुए इलेक्ट्रॉन पे चक्कर लगाएगा, तो भाई ये से कम हिल तो जाएगा, बाहर नहीं निकलेगा। तो हम कहेंगे हाँ, आपको जैसे ही स्थिति पता चली, है ना, कुछ भी फ्लैश आया, कुछ भी पता चला कि हाँ यहाँ इलेक्ट्रॉन था 1 सेकंड पहले, इतने में तो उसका वेग बदल जाएगा। तो स्थिति पता चलते ही हाथों हाथ क्या हो गया, वेग बदला। क्यों, क्योंकि आप किसी भी चीज़ को देखने के लिए लाइट यूज़ करोगे, फोटोन यूज़ करोगे। अब हम पे लाइट आके गिरती है तो हम कौन सा हिल डुल जाते हैं, हम तो यूँ क्यों रहते हैं। तो हमारी स्थिति भी वही है और हमारा वेग भी वही। लेकिन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये तो इतने छोटे बारीकी कण है कि अगर फोटोन जाके टकराया तो ये मूव कर जाएंगे, है ना, स्पीड जो है वो चेंज हो जाएगी। तो आपको जैसे ही टकराते ही आपको पता चला वो स्थिति है, इतने में तो गायब हो गया, तो गड़बड़ हो जाती है ना। तो हम कहेंगे ओके, एक साथ एक ही समय पे सही स्थिति, सही वेग या सही संवेग का मापन पॉसिबल नहीं है। आगे बात समझे, मास साथ में इसलिए लग रहा है क्योंकि जैसे जैसे मास बदलेगा ना तो स्पीड जो है वो चेंज आएगी, उसके हिसाब से चेंजेस आएंगे। क्लियर, समझ में आ गया भाई। जितना हल्का कण होगा उतना जल्दी उछल जाएगा, स्पीड उतनी ज़्यादा जो है वो चेंज हो जाएगी। ऐसे भारी होगा तो थोड़ा ठीक है, इतना ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। और भारी होगा, है ना, अगर अपनी बात कर लें तो फिर तो भूल जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, कितनी फोटोन आगे टकरा जाए, हम अपनी जगह पे ही टिके हुए हैं। क्लियर। तो हाइजेनबर्ग एप्लीकेबल ओनली ऑन माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, आपको ध्यान रखना है। हाइजेनबर्ग का सिद्धांत अति सूक्ष्म कणों, है ना, हाइजेनबर्ग कॉन्सेप्ट, हाइजेनबर्ग सिद्धांत माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, अति सूक्ष्म कणों। और माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल कौन से हैं, तो हम कहेंगे जैसे आप मान लो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, है ना, इन पर ही लागू होता है। हाइजेनबर्ग एप्लीकेबल ओनली ऑन माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, इन पे ही लगेगा, हर एक पे अप्लाई नहीं होता। ठीक है, अब देखो एनसीईआरटी कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं इसमें। पहला है आपके पास एक गोल्फ बॉल, है ना, गोल्फ की गेंद का द्रव्यमान 40 ग्राम। तो देखो मास है 40 ग्राम, पहले इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर देना क्योंकि आगे मुझे मीटर पर सेकंड नजर आ रहा है ना, क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट है ना, ग्राम रखने की आदत पड़ी हुई होती है। लेकिन भाई वो एटम्स की बात हो रही थी, ये बॉल की बात है ना, तो मोल तो वैसे भी नहीं निकाल रहे हैं। तो 40 किलोग्राम, मैं भी ना 40 ग्राम और किलोग्राम में कन्वर्ट करोगे तो 40 × 10⁻³ किलोग्राम। ठीक है, और स्पीड कितनी है, तो भाई स्पीड 45 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यदि गति को 2% यथार्थता से मापा जाए तो स्थिति में अनिश्चितता बताओ। तो बच्चे अनसर्टेनिटी इन पोजीशन डेल्टा एक्स बतानी है ना, और स्पीड में जो आपकी अनसर्टेनिटी है वो 45 का 2% ही तो आप माप रहे हो,
तो 45 इंटू 2/100, ठीक है। तो 90/100 मतलब कितना हुआ, 0.9 हो गया मीटर पर सेकेंड। अब आप वैल्यू पुट करके आंसर निकालो। तो आपका फॉर्मूला तो याद है, डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी इक्वल्स टू h/4 पाई। अब बॉल पे तो लगेगा ही क्या, तो हम कहेंगे चलो बताओ स्थिति में अनिश्चितता, तो हम कहेंगे डेल्टा एक्स इक्वल्स टू h/4 पाई की वैल्यू पुट कर दो। h आपका प्लैंक कांस्टेंट है ना, 4 पाई और m भी इधर ही लिख देते हैं, ठीक है। 4 पाई और डेल्टा वी भी इधर ही आ जाएगा, m डेल्टा वी। तो m कितना था, 40 इंटू 10⁻³ है ना, और m मास, सॉरी ये मास है 40 इंटू 10⁻³ और स्पीड कितनी है 45 मीटर पर सेकेंड का 2% निकाला ना, तो 0.9। तो इसको सॉल्व कर लो, डेल्टा एक्स, ठीक है। तो 6.62 इंटू 10⁻34, और अगर तुम ये सारा डेटा सॉल्व करने बैठोगे है ना, तो फाइनल आंसर बता रही हूँ मैं आपको, तो फिर आप कहेंगे ये आया आपका 1.46 इंटू 10⁻³ मीटर, ठीक है। तो 1.46 इंटू 10⁻³ मीटर, ये वो अनसर्टेनिटी थोड़ा है ना, 0.01 मीटर, ये अनसर्टेनिटी नहीं है। आई बात समझ में, मतलब बहुत ही क्या है ना, क्या बोलते हैं, मेजरमेंट है ना, इसको अनिश्चितता नहीं मानेंगे। अनिश्चितता होती है कि भाई आप बता ही नहीं पाओ इतनी ज़्यादा, है ना, तो हम कहेंगे ये अनिश्चितता नहीं है। जैसे 10 लाख की अनिश्चितता थी कि भाई इलेक्ट्रॉन कहाँ है, जैसे 10 लाख मीटर इधर उधर है, और तो 10 लाख मीटर तो बहुत बड़ा है, मैं कहाँ घूमती रहूँगी 10 लाख मीटर, है ना। मान लो कोई चीज़ गुम हो गई तो मैं कहूँगी 0.1 मीटर की रेंज में मिल जाएगा, और तो 0.1 मीटर तो कितना छोटा है, आप ढूंढ लोगे ना, है ना। मान लो कोई सुई गिर गई, ठीक है, अब सुई गिर गई और पर्टिकुलर है ना इतनी सी जगह में, मैंने कहा है ना इतनी सी जगह में है, यहाँ ढूंढ लो, तो तुम्हारे लिए आसान है। लेकिन अगर मैं कहूँगी एक नीडल गिर गई, एक सुई गिर गई, और ना बहुत बड़ा खेत है ना, 100 बीघा 500 बीघा का खेत है, इसमें सुई गिर गई, ढूंढो, तो तुम कहोगे अनिश्चितता कितनी बड़ी है, मैं कहाँ ढूंढूंगा। तो मतलब समझ में आ रहा है ना कि जब हमने इलेक्ट्रॉन वाला केस पढ़ा था तो हमारे पास अनिश्चितता क्या थी, 10⁻6, 10⁻4, 10,000 मीटर। तो 10,000 मीटर में हम कहाँ ढूंढेंगे इलेक्ट्रॉन को, है ना। तो वो कण था ही नहीं, वो तरंग था, इसलिए थोड़ा मुश्किल हो रहा था। लेकिन ये तो बहुत छोटी अनिश्चितता, 0.1 मीटर, तो 0.1 मीटर में तो तुम ढूंढ सकते हो ना कुछ भी, ये कहना चाह रहा है। अब मतलब समझे इसका, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, एक सूक्ष्मदर्शी उपयुक्त फोटोन का प्रयोग करके परमाणु में इलेक्ट्रॉन को 0.1 एंगस्ट्रॉम की दूरी के अंतर्गत उसकी स्थिति जानने के लिए निश्चित है। मतलब 0.1 एंगस्ट्रॉम की अनिश्चितता है उसकी, वो बता देगा 0.1 एंगस्ट्रॉम के अंदर अंदर इलेक्ट्रॉन का है। तो काफ़ी मतलब क्या बोलते हैं, बढ़िया सूक्ष्मदर्शी है जो आपको 0.1 एंगस्ट्रॉम की अनिश्चितता में बता रहा है। 0.1 एंगस्ट्रॉम को कितना लिख दूँ, 10⁻−10 मीटर, क्या भाई इतनी है अनिश्चितता। तो वेग में अनिश्चितता बताओ, अगर आपको इतनी ज़्यादा स्थिति बता रहा है तो आप वेग बता दो। बात इलेक्ट्रॉन की चल रही है, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान सबको पता ही है, 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ठीक है। क्या पूछा है, वेग में अनिश्चितता पूछा, आप हिजनबर्ग लगा दो सीधा। तो हम कहेंगे हिजनबर्ग था हमारा डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी इक्वल्स टू h/4 पाई, ठीक है। तो डेल्टा एक्स जो है, मैं क्या निकालूँ, डेल्टा वी निकालूँ, तो मैं सीधा डेल्टा वी रख लेती हूँ, वैल्यू पुट कर दूँ। h कितना हो गया 6.62, 10⁻34, 4 पाई, 4 रख दो, पाई रख दो, और मास भी इलेक्ट्रॉन का ही है ना, 9.1 इंटू 10⁻31, और डेल्टा एक्स भी नीचे डाल दे। डेल्टा एक्स कितना है, 0.1 इंटू 10⁻10, ठीक है। तो अब तुम देखो डेल्टा वी कितना आया। तो इन सबको सॉल्व करने के बाद देखो मैं सीधा रिजल्ट लिख रही हूँ, कैलकुलेटर से तुम सॉल्व तो कर ही लोगे, कैलकुलेटर से मत करना भाई, खुद करना एग्ज़ाम में, है ना। तो ये कह रहा है आपको जो अनिश्चितता मिलेगी वेग में, वो मिलेगी 5.79 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मतलब जितना बढ़िया सूक्ष्मदर्शी लिया तुमने कि मैं 0.1 एंगस्ट्रॉम की दूरी तक भी इलेक्ट्रॉन का मैं बता दूंगा, तो काफ़ी अच्छे है ना, निश्चितता बहुत ज़्यादा है।
तो स्थिति में अनिश्चितता ज़्यादा है ना, तो वेग में तो बहुत बड़ी अनिश्चितता है। तो ये कह रहा है इतनी बढ़िया अनिश्चितता तुमने बताई इसकी, मतलब आपने इतने में बताई कि ये अनिश्चितता, भाई अनिश्चितता 10⁻−10 क्या है, बहुत कम है, मतलब निश्चितता ज़्यादा है। ऐसे टेंशन मत लेना कि ये निश्चितता है तो अपने अनिश्चितता में क्यों लिख दिया। भाई अगर निश्चितता ज़्यादा है तो अनिश्चितता कम है, और अनिश्चितता ज़्यादा है मतलब निश्चितता कम है, ऐसे कहना चाह रही हूँ मैं। ठीक है, तो आपने 0.1 एंगस्ट्रॉम में बता दें, भाई 0.1 एंगस्ट्रॉम के आसपास जितना भी होगा मैं आपको बता दूंगा। तो हम कहेंगे ठीक है, स्थिति में अनिश्चितता इतनी सी है, कोई ज़्यादा नहीं है, ये तो बहुत कम है ना। तो ये जितना तुम सही बता पाओगे वहाँ उतने फंस जाओगे। तो तुम्हारा आंसर आ रहा है 10⁶। 10⁶ मतलब 10 लाख, है ना। 10⁶ मतलब 10 लाख। तो इलेक्ट्रॉन की स्पीड में तुम 10 लाख तुम बता नहीं पा रहे हो कि 1 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है कि 10 लाख मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। इतनी बड़ी अनिश्चितता किसमें, वेग में। क्यों? क्योंकि स्थिति में अनिश्चितता बहुत छोटी थी, तुम स्थिति काफ़ी सही बता रहे थे कि हाँ इतनी रेंज में परमाणु का आकार 10⁻−10 मीटर है, तो उसमें तुम बता रहे थे कि हाँ ये यहाँ पे, तो परमाणु का आकार ही इतना छोटा है, उसमें तुमने बहुत बढ़िया तरीके से स्थिति बताई। तो वेग में अनिश्चितता देख लो तुम्हारे हिसाब से कितनी, तो तुम वेग में इतनी गड़बड़ कर रहे हो कि भाई मैडम 1 मीटर पर सेकंड है कि 10 लाख मीटर पर सेकंड है, मुझे क्लियर ही नहीं है। ऐसे थोड़ा ना कोई बताता है कि 1 है कि 10 लाख है तो बहुत बड़ा है, भाई 1 का 2 कर दो, 5 कर दो, 10 कर दो, लेकिन ऐसे तो हम कहेंगे नहीं, ये जितना छोटा आएगा ना ये उतना बड़ा आएगा, फिर ये मान के चलो। क्लियर? अब आई थिंक समझ में आ गया होगा हिजेनबर्ग का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो यहाँ हमने डिस्कस कर लिया डी ब्रोगली, या हमने डिस्कस कर लिया हिजेनबर्ग। अब हमारे पास है श्रोडिंगर, क्वांटम नंबर, इलेक्ट्रॉन फिलिंग रूल। बस बिल्कुल एंडिंग पे हम 80% चैप्टर हम खत्म कर चुके हैं, 80 या 90% खत्म कर चुके हैं। ठीक है, बहुत कम 2-3 लेक्चर में पूरा चैप्टर जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ तक मेरी बात सुन रहे हो, मतलब तुम्हें वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, है ना। अच्छा लगे तो लिख दिया करो कि हाँ मैडम मुझे हिजेनबर्ग बहुत अच्छे समझ में आया, डी ब्रोगली अच्छे समझ में आया, मेरे से क्वेश्चन बन गए, है ना। तारीफ करने में कोई बुराई थोड़ा ना होती, कर ही सकते हैं। ठीक है, अच्छा लगे तो एटलीस्ट, और ना लगे तो भी लिख दो कि मैडम नहीं समझ में आया और अच्छे से क्लियर करो, तो मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।